नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल ने लगभग 60 अरब रुपए खर्च करके दो भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी वहां से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लगभग ना के बराबर है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या भारत ने नेपाल को नए एयर रूट देने से मना कर दिया है, या मामला सिर्फ एविएशन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन की बढ़ती मौजूदगी और दक्षिण एशिया के जियो से जुड़ा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 साल तक बंद पड़ी बातचीत अचानक फिर क्यों शुरू हो रही? क्या पोखरा और भैरवा एयरपोर्ट आखिरकार उड़ान भर पाएंगे, या ये अरबों रुपए के एयरपोर्ट आने वाले वर्षों तक खाली ही पड़े रहेंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत नए एयर एंट्री रूट देने में सावधानी क्यों बरत रहा है, नेपाल को इसकी इतनी जरूरत क्यों है, चीन का इसमें क्या हित है और इस पूरे मुद्दे का भारत नेपाल संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। जरूरी नहीं कि वो विचार मेरे पक्ष में ही हो, मेरे विपक्ष में भी हो सकता है। तो आप पक्ष, विपक्ष और तटस्थ जो भी आपके विचार हैं, आपके सभी विचारों का हम स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत नेपाल एयर रूट पर फैसला। काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा है, नेपाल एंड इंडिया टू रिज्यूम टॉक्स ऑन एयर एंट्री रूट्स आफ्टर डिकेड। विवाद कैसे शुरू हुआ, यही सब आगे बढ़ते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। 2013 में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेपाल में पोखरा और भैरवा जो है इसकी निर्माण शुरुआत हुई। 15-16 में नए एयर रूट की मांग हुई। भारत ने कहा कि हम इसकी सुरक्षा समीक्षा करेंगे, सुरक्षा को लेकर, वायु यातायात प्रबंधन को लेकर जो है इस पर बातें। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह नेपाल का मैप है और नेपाल के मैप में एयर रूट्स आपको नजर आ रहा है। इस एयर रूट्स में चाहे हम बात महेंद्र नगर की करें, नेपालगंज की करें, या भैरवा की करें, या इधर जनकपुर की करें, विराटनगर की करें, ये सारे के सारे एयर रूट्स एक्टिव नहीं है प्रपोज एंट्री पॉइंट्स के रूप में। यहां अगर आप देखेंगे तो बनारस से काठमांडू वाला जो रूट है वही एक एक्टिव आपको देखने को मिल रहा है, और बाकी मैक्सिमम जो है वो आपको प्रपोज देखने को मिल रहा है। साथियों, नेपाल में कई दशक तक केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि आपका काठमांडू में आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देश का मुख्य एविएशन गेटवे यही। लेकिन यात्रियों के जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, पर्यटन विस्तार हो रहा है, काठमांडू एयरपोर्ट पे बढ़ते दबाव को देखते हुए नेपाल सरकार ने दो नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया। एक जो है वो आपका भैरवा एयरपोर्ट है और दूसरा जो है वो आपका पोखरा एयरपोर्ट है। ये दो एयरपोर्ट बनाने की जो है वह बात की गई। अब हमें यह समझना है कि जो पहला हमने गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसको कि हमने भैरवा कहा है, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया गया है, और दूसरा जो कि पोखरा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जिसे नेपाल के पर्यटन राजधानी पोखरा से सीधे दुनिया को जोड़ने के लिए बनाया गया था। इन दोनों परियोजनाओं पर नेपाल सरकार ने लगभग 60 अरब नेपाली रुपए खर्च किए। सरकार को उम्मीद थी कि अब विदेशी पर्यटक जो है वो सीधे पोखरा, लुम्बिनी जो है पहुंचेंगे, काठमांडू पर दबाव कम होगा, पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। लेकिन कहानी पूरी बदल गई। एयरपोर्ट बन गए, रनवे भी तैयार हो गया, आधुनिक टर्मिनल भी बन गए, लेकिन नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई। आज भी अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विमान पहले काठमांडू उतरते हैं, जबकि अरबों रुपए से बने भैरवा और पोखरा एयरपोर्ट अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे। अब दिमाग में आपके प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यात्रियों की समस्या है, बहुत कम यात्री हैं? क्या भारत द्वारा अतिरिक्त एयर रूट जो है, एंट्री रूट, वो नहीं मिलने से एयरपोर्ट प्रभावित हुई, या इसके पीछे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और चीन से जुड़ी बड़ी भू राजनीतिक कहानी छुपी हुई? साथियों, आइए इस मुद्दे को भी हम समझते हैं कि असली समस्या क्या है। आखिर इन एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्यों नहीं आ पा रही? इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले नेपाल के मानचित्र को जो है वो देखना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर नेपाल के मानचित्र पर हम बात करें, उसे देखें, और नेपाल के मानचित्र को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको नेपाल के मानचित्र पर क्या दिखेगा? ये नेपाल का मानचित्र, उत्तर में आपको चाइना तिब्बत का क्षेत्र दिख रहा है, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में आपको भारत दिख रहा है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय विमान सीधे किसी भी दिशा से अगर नेपाल में प्रवेश करना चाहें तो नहीं कर पाए। उसे या तो तिब्बत चाइना के क्षेत्र से परमिशन लेना होगा या इंडिया के क्षेत्र से परमिशन। यानी कि पहले दोनों देशों के बीच तय किए गए जो एयर एंट्री पॉइंट्स होंगे, यानी कि हवाई प्रवेश द्वार जो होंगे, वहीं से गुजरना होगा।
आज नेपाल आने वाले लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय विमान भारत की ओर से केवल एक प्रमुख एयर पॉइंट है जिसका नाम है सिमरा। आप देखिए यहाँ स्क्रीन, यहाँ के माध्यम से सिमरा और फिर काठमांडू प्रवेश करते हैं। पूरा नेपाल एक ही एयर कॉरिडोर के ऊपर निर्भर है जिसका नाम सिमरा है। अब सोचिए, यदि काठमांडू जाने वाले विमान भी इसी रास्ते पे आएंगे तो भैरवा तथा पोखरा जाने वाले विमान भी अगर इसी रास्ते पे आएंगे तो एक ही एयर कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी कारण नेपाल लंबे समय से भारत से मांग कर रहा है कि उसके पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से एयर एंट्री रूट्स जो है वो खोल दिया जाए, ताकि भैरवा और पोखरा यानी कि जो आपके अंतरराष्ट्रीय रूट्स है, यहां से खोलने की बात हो रही है, इधर से खोलने की बात हो रही है, कि ये जो रूट है इस रूट का जो है वह सुविधाजनक जो है अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए संचालन किया जा सके। और यही वजह है कि करीब 10 वर्षों के बाद भारत और नेपाल फिर से नए एयर रूट्स एंट्री पर आधिकारिक बातचीत करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर नेपाल की मांग इतनी पुरानी है तो भारत अब तक नए एयर रूट देने में हिचकिचा क्यों रहा? क्या यह केवल तकनीकी और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का मामला है या इसके पीछे चीन, सुरक्षा और सामरिक हितों की बड़ी भूमिका है? इसे भी हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। साथियों, मान लीजिए कि कोई विमान अगर दुबई से, दोहा से, बैंकॉक से, कुआलालंपुर से, सिंगापुर से, मेरी बात समझ गए? मान लीजिए कोई विमान अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से आ रहा है और दुबई, दिल्ली, दोहा, पश्चिम एशिया से भैरवा यानी कि गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आ रहा है, तो सामान्य तौर से उसे नेपाल के पश्चिमी हिस्से में स्थित भैरवा की ओर जो है वो सीधा आना पड़ेगा। फिर से मैं मैप आपको दिखाता हूं, यहां आना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वर्तमान व्यवस्था में अधिकांश अंतरराष्ट्रीय उड़ान पहले क्या करते हैं, पूर्वी नेपाल के ये जो सिमरा एंट्री पॉइंट है यहां से प्रवेश करते हैं और यहां से प्रवेश करते हैं यानी कि विमान पहले कहा जा रहा है पूर्व में, फिर लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़कर भैरवा पहुंच रहा है। कल्पना कीजिए कि आना यहां है, इस पॉइंट पर आना है जो कि मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन आ कहां रहा है, पहले ऐसे और फिर यहां से पीछे जा रहा है कितना, 300 किलोमीटर। अब ये 300 किलोमीटर की जो यात्रा है, आप समझिए कि आपको जिस शहर में पहुंचना है आप वहां सीधे नहीं पहुंचकर पहले 300 किलोमीटर दूर जाइए, फिर चक्कर लगाइए और फिर वहां आइए। अब इसका असर क्या होगा? अगर 300 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा कर रहे हैं तो ईंधन की खपत जो है वो बढ़ जाएगी, तो एयरलाइन की लागत भी बढ़ जाएगी। दूसरा, 300 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर रहे हैं तो उड़ान का समय बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर ईंधन और समय बढ़ रहा है तो टिकट भी महंगे हो जाएंगे और इससे क्या होगा, जो एयरलाइंस है उसको आर्थिक नुकसान होगा। और इसी वजह से कई विदेशी एयरलाइंस ने भैरवा और पोखरा के लिए नियमित उड़ानें शुरू करने में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि उनके लिए रूट व्यावसायिक रूप से लाभदायक नहीं बन पाता। यहां समस्या एयरपोर्ट की नहीं, समस्या एयर रूट की है कि एयर रूट सीधे यहां आ ही नहीं रहा। और यही कारण है कि नेपाल लगातार भारत से अतिरिक्त एयर एंट्री पॉइंट्स की मांग कर रहा है, ताकि विमान सीधे पश्चिमी नेपाल में प्रवेश कर सके, उड़ान का समय, लागत दोनों कम हो और ये अरबों रुपए से बने एयरपोर्ट वास्तव में अंतरराष्ट्रीय हब बन सके। नेपाल भारत से मांग रहा है कि उसकी आर्थिक सहायता या नए एयरपोर्ट जो है उसको शुरू कर दिया जाए। नेपाल नए एंट्री पॉइंट्स मांग रहा है, यानी कि ऐसा आधिकारिक हवाई प्रवेश मार्ग मिल जाए जिनसे अंतरराष्ट्रीय विमान सीधे नेपाल के अलग अलग हिस्सों से प्रवेश कर। नेपाल ने 2016 से भारत के सामने 3 नए एंट्री पॉइंट्स प्रस्ताव किए, जिसमें भैरवा जो कि पश्चिम नेपाल, नेपालगंज जो कि मध्य और जनकपुर जो कि दक्षिण पूर्वी नेपाल के क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, भैरवा यहां है आपका, नेपालगंज और इधर जनकपुर, ये 3 रूट आपको देखने को मिल रहा है। नेपाल का कहना है कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो उस समय बनाई गई थी जब देश में केवल त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट था, लेकिन अब नेपाल के पास 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ऐसे में नेपाल का तर्क है कि पुराना एयर ट्रैफिक व्यवस्था को नई वास्तविकता के अनुसार अपडेट कर देना चाहिए। और इसी मांग को लेकर नेपाल पिछले 10 वर्षों से भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और अब पहली बार दोनों देशों ने इस मुद्दे पर फिर से औपचारिक वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर यह सिर्फ तकनीकी बदलाव है तो भारत पिछले 10 साल से इसे मंजूरी क्यों नहीं दे रहा था? और यहीं से कहानी में सुरक्षा रणनीति और चीन की एंट्री शुरू हो जाती है।
साथियों, भारत क्यों मना कर रहा है? अगर नेपाल की मांग इतनी पुरानी है तो भारत पिछले कई वर्षों से एयर एंट्री पॉइंट्स को लेकर सतर्क क्यों है? क्या इसका सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा है? साथियों, भारत का कहना है कि यह केवल एविएशन या पर्यटन का मामला नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा विषय है। दरअसल नेपाल के द्वारा प्रस्तावित कुछ पश्चिमी एयर रूट्स के पास गोरखपुर एयरफोर्स का स्टेशन है, जो कि संवेदनशील हवाई क्षेत्र है। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूं सारी बातों को। विवाद कैसे शुरू हुआ? 2013 नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नए रूट की मांग हुई। भारत ने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। आप ये देखिए, ये भैरवा आपको दिख रहा है, भैरवा, ये पोखरा आपको दिख रहा है, ये आपको सिमरा दिख रहा है और ये आपको काठमांडू दिख रहा है। ठीक बात समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा आप मैप देखिए। हमने कहा कि अगर किसी को भैरवा आना है तो सिमरा, काठमांडू और काठमांडू से 300 होते हुए यहां आना है भैरवा। ठीक, एक लंबा रूट है। हमने कहा कि जिस रूट की मांग नेपाल कर रहा है उस रूट पे अगर हम बात करें तो उस रूट को अगर हम देखेंगे तो वहां आपको जो हवाई अड्डा देखने को मिल रहा है, आप यहां थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान रखिए। साथियों, ये देखिए, ये पटना है, ये छपरा है, ये आरा है, ये बक्सर, बलिया, गाजीपुर, ये सीवान का क्षेत्र दिख रहा है, ये देवरिया है और ये गोरखपुर है। ठीक, ये भैरवा आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, गोरखपुर और भैरवा, इस लोकेशन को याद रखिएगा। ये काठमांडू है, इसको भी आप बहुत ध्यान से रखिए। बात समझ गए? भारत सीधे कह रहा है कि जिस एंट्री पॉइंट्स को लेकर नेपाल बार बार डिमांड कर रहा है कि हमें दे दीजिए, ये गोरखपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है उस संवेदनशील हवाई क्षेत्र में आता है। यहां भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है, जहां नियमित सैन्य उड़ान होती, प्रशिक्षण होता है और अन्य रणनीतिक गतिविधियां संचालित होती। और ऐसे स्थिति में भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान और सैन्य गतिविधियां एक दूसरे के संचालन में बाधा न बने। और यही कारण है कि भारत ने इस मुद्दे पर हमेशा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि भारत ने हमेशा के लिए इन रूट को अस्वीकार कर दिया। भारत का रुख यह है कि यदि नए रूट्स बनाए जाते हैं तो वे वैसे हों जो नागरिक उड्डयन की जरूरत को पूरी करे और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी कोई समझौता ना हो, या फिर चीन की बढ़ती मौजूदगी और दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति ने भी भारत की सोच को प्रभावित किया। इस बात को भी हमें समझना है। साथियों, अगर हम चीन फैक्टर की बात करें, 2016 तक भारत और नेपाल के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। 2016 में मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, जिस तस्वीर को आप देखेंगे, ये भारतीय विमान पतन, ये गोरखपुर की तस्वीर जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है साथियों, इधर आपको मोदी जी नजर आ रहे हैं और यहां आपको कोइराला साहब नजर आ रहे हैं। 2016 में मोदी और कोइराला के बीच की जो मीटिंग दिख रही है, इससे आप समझ जाएंगे कि संबंध ठीक है। 2016 के 2 साल बाद यानी कि 2018 में नेपाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया। नेपाल ने बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने से खुद को अलग कर दिया और इसके कुछ समय बाद नेपाल ने चीन के साथ सागर माथा फ्रेंडशिप संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। साथियों, ये केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं था बल्कि इसने संकेत दिया कि नेपाल अपने विदेश और सुरक्षा नीति में चीन के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है। भारत और चीन के बीच पहले से भी सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा मौजूद था और इसमें भारत के लिए नेपाल का बढ़ता चीन सहयोग स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विषय बन गया। और इसी कारण कई रक्षा और विदेश नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि नए एयर जो एंट्री रूट्स है, भारत का मूल्यांकन केवल नागरिक उड्डयन तक सीमित नहीं है बल्कि सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय रणनीति को भी ध्यान में रखकर किया गया। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत ने आधिकारिक रूप से कभी यह नहीं कहा है कि उसने चीन फैक्टर की वजह से एयर रूट्स को रोका है, लेकिन दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति और सुरक्षा चिंताओं ने इस मुद्दे को निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो अधिक संवेदनशील बना दिया। यानी सिर्फ एयरपोर्ट या एयर रूट का विवाद नहीं, यह एविएशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत चीन नेपाल के त्रिकोण भू राजनीति का जो है संगम। तो फिर आपके लिए एक सवाल है, सवाल यह है कि क्या 2026 की नई वार्ता इस 10 साल पुराने गतिरोध को खत्म कर पाएगी? और अब अचानक बातचीत क्यों हो रहा है? साथियों, जो बातचीत लगभग 10 साल तक आगे नहीं बढ़ी, अचानक 2026 में क्यों शुरू हो रही? क्या भारत और नेपाल के संबंध जो है बदल रहे हैं और भारत नेपाल के संबंधों के पीछे जो है इसके कारण है? साथियों, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया है। चाहे हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो नेपाल आज भारत को बड़ी मात्रा में हाइड्रो पावर निर्यात कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो दोनों देश नई क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण कर रहे हैं ताकि बिजली का आदान प्रदान हो सके। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल, सड़क, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और सीमा पार बुनियादी ढांचे पर भी तेजी से काम हो रहा है।
साथियों, भारत और नेपाल के रिश्ते अब केवल सीमा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, वे व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की नई दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बड़े परिदृश्य में अब एयर कनेक्टिविटी को भी अगला स्वाभाविक कदम माना जा रहा है। यानी दोनों देश सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं पर सहमति बना लेते हैं तो नए एयर एंट्री रूट्स का रास्ता भी खुल सकता है। यानी 10 साल पहले जो मुद्दा केवल सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा था, आज उसे सुरक्षा और आर्थिक सहयोग दोनों के संतुलन के साथ देखा जा रहा है। और यही वजह है कि 2026 की यह वार्ता केवल एयर रूट्स की बैठक नहीं बल्कि भारत नेपाल संबंधों के एक नए चरण का संकेत भी माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर नए एयर एंट्री रूट्स मिल जाते हैं तो सबसे बड़ा लाभ किसका होगा? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फायदा किसका हो रहा है। नेपाल के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पोखरा और भैरवा को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आज कई विदेशी एयरलाइंस इन एयरपोर्ट्स का नियमित उड़ान शुरू करने से बचती है, लेकिन जैसे नया एयरपोर्ट उपलब्ध होगा तो स्थिति बदल जाएगी। पोखरा जैसा पर्यटन शहर को बैंकॉक, दोहा, दुबई, कुआलालंपुर, सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय हब से सीधा एयरलाइन से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी, एयरपोर्ट का वास्तविक उपयोग शुरू हो जाएगा, स्थानीय होटल, ट्रैवल सेवा क्षेत्र को नई गति मिलेगी। नेपाल के पर्यटन उद्योग को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। यानी नेपाल के लिए यह केवल एक एयर रूट नहीं बल्कि आर्थिक अवसर का जो है वो द्वार आपको देखने को मिलेगा। क्या भारत को भी इससे फायदा होगा? साथियों, भारत के लिए इसके कई रणनीतिक और आर्थिक लाभ हो सकते हैं। यदि नेपाल की एयर कनेक्टिविटी भारत के सहयोग से विकसित होती है तो दोनों देशों के बीच आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी मजबूत होगी। नेपाल का वैश्विक संपर्क यदि भारत के साथ समन्वय बढ़ा के होगा तो दक्षिण एशिया में विश्वास और स्थिरता मजबूत होगी। भारत के लिए अवसर केवल नेपाल के साथ बढ़ते सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का होगा। यानी भारत के लिए केवल एक एयर ट्रैफिक का मामला नहीं बल्कि दीर्घकालिक क्षेत्रीय साझेदारी का हिस्सा है। तो फिर प्रश्न है कि क्या नेपाल की इस मांग को भारत तुरंत स्वीकार कर लेगा? साथियों, इसकी संभावना अभी तो कम और अधिक संभावना यह है कि भारत कहेगा कि देखो भैया, हम एक साथ तो नहीं, चलो हम फेज्ड वाइज शुरू करते हैं। हम सुरक्षा को ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाते हैं। यानी कि पहले हम सीमित संख्या में नए एंट्री रूट्स दे देते हैं, फिर उसकी तकनीकी और सुरक्षा समीक्षा कर लेते हैं और उसके बाद आवश्यकता के अनुसार आगे विस्तार करेंगे। यानी कि फुल अप्रूवल के बजाय कंट्रोल्ड अप्रूवल की संभावना अधिक दिखाई देगी। इससे नेपाल की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और भारत की सुरक्षा चिंताएं भी संतुलित रह सकती। साथियों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट को भी समझें। फिलहाल कोई नया एंट्री रूट मंजूर नहीं हुआ है। अगस्त 2026 में दोनों देशों के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी बैठक करेंगे और यही समिति सुरक्षा, तकनीक व्यवहार्यता और एयर ट्रैफिक प्रबंधन के आधार पर नए एंट्री रूट्स के निर्णय के लिए अपनी सिफारिश देगी। दिलचस्प बात यह है कि मुद्दा नया नहीं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब नेपाल यात्रा हुई थी तो उस दौरान दोनों देशों ने संयुक्त घोषणा में पोखरा और भैरवा के लिए क्रॉस बॉर्डर एयर रूट विकसित करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद 2016 में भारत ने सिद्धांत नए एंट्री पॉइंट्स पर सहमति भी दी, लेकिन अंतिम मंजूरी कभी लागू नहीं हो सकी। 2019 से लेकर 2023 तक दोनों देशों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि नेपाल से बाहर जाने के लिए 7 एग्जिट पॉइंट उपलब्ध है, जबकि अंदर आने के लिए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज भी केवल सिमरा एंट्रोड पॉइंट से ही निर्भर है। और यही असंतुलन इस पूरी समस्या का जड़ है और यही कारण है कि भैरवा जाने वाले विमानों को लगभग 300 किलोमीटर जबकि पोखरा आने वाले विमानों को लगभग 185 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। तो साथियों, इस पूरे कहानी का अगर हम निचोड़ निकालें कि इस पूरे कहानी का निचोड़ क्या है, इस पूरे कहानी का जो है वो कंक्लूजन क्या होगा, तो यह विवाद केवल एयर रूट्स का नहीं, यह बताता है कि आज के दौर में एविएशन, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीति एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले भारत नेपाल वार्ता यह तय करेगी क्या दोनों देश सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बना पाते हैं। यदि बातचीत सफल रहती है तो पोखरा और भैरवा जैसे एयरपोर्ट आखिरकार अपनी वास्तविक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन यदि फिर भी सहमति नहीं बनती तो अरबों रुपए की लागत से बनी यह एयरपोर्ट अपनी पूरी क्षमता का इंतजार करते रह सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा भविष्य? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा यह विश्लेषण ये भी जरूर बताएं। साथियों, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।